हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। कैसे जानों कि किस्मत का लिखा उनकी तकदीर नहीं होती। दरारें होती हैं मजदूर के हाथ में, लेकिन लकीर नहीं होती। जी हाँ, मजदूर ही है जो निर्माण की नींव रखता है। मजबूत मजदूर के बिना मजबूत निर्माण या सशक्त देश की कल्पना नहीं हो सकती। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे श्रम कानून की और बताएंगे कि कैसे इस कानून में मूलचूल बदलाव से अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर और कैसे मजदूर हो सकते हैं और ज़्यादा मजबूर। भारतीय श्रम कानून कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच स्पष्ट व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने पर जोर देते हैं। इन सभी श्रम कानूनों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है, ताकि उन्हें उचित मजदूरी, काम के तय घंटे, जॉब सिक्योरिटी और बोनस जैसे अन्य लाभ मिल सके। भारत में श्रम कानून संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए पूरे देश के लिए कानून बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। कोविड-19 के प्रकोप में कई राज्यों ने नियोक्ताओं, निवेशकों के पक्ष में श्रम कानूनों में ढील दी है, ताकि उनके राज्यों में विदेशी निवेश आकर्षित हो सके। इस छूट से भारत में श्रम कानूनों का उल्लंघन भी हो सकता है। जैसे यदि कोई नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर चाहे तो कर्मचारियों के कुछ बेनिफिट्स देने से मना कर सकता है, काम के घंटे बढ़ा सकता है और कभी भी नौकरी से निकाल सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन सभी सरकारों ने अध्यादेश लाकर ज़्यादातर श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। आज हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानूनों और उनके प्रावधानों के बारे में, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं श्रमिक मुआवजा एक्ट 1923। दूसरा है द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। तीसरा मजदूरी भुगतान एक्ट 1936। चौथा औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946। पांचवा है भारतीय औद्योगिक विवाद एक्ट 1947। छठा है न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948। सातवां है कारखाना एक्ट 1948। आठवां है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। नौवां है बोनस भुगतान एक्ट 1965। 10वां है MRTU और PULP एक्ट 1971। 11वां है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। 12वां है श्रम कानून अनुपालन नियम। 13वां है कर्मचारी भविष्य निधि। 14वां है कर्मचारी राज्य बीमा। 15वां है सामूहिक सौदेबाजी। 16वां है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2009। 17वां है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न एक्ट 2013। कानून और प्रावधान बहुत हैं, लेकिन कितने लागू होते हैं या आम लोगों तक पहुंचते हैं, वो मूलतः आपकी और हमारी जानकारी पर निर्भर करता है। अब हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के प्रावधानों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ट्रेड यूनियन बहुत मजबूत माध्यम है। इन यूनियनों की मदद से ही श्रमिकों द्वारा कंपनी के हायर मैनेजमेंट को कर्मचारियों की उचित मांगों को मनवाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) सभी को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार देता है।
ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को 2001 में संशोधित किया गया था। मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, ये कानून सुनिश्चित करता है कि श्रमिक को समय पर और किसी भी अनधिकृत कटौती के बिना मजदूरी या वेतन मिलना चाहिए। वेज एक्ट 1936 की धारा 6 में कहा गया है कि मजदूर को मजदूरी का भुगतान मुद्रा में ही किया जाना चाहिए, ना कि मुद्रा जैसी किसी अन्य चीज में, जैसे गाय, बकरी या ऐसी ही कोई मुद्रा तुल्य चीज। औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, इस अधिनियम में स्थायी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बारे में प्रावधान है। इसमें यह बताया गया है कि किसी कर्मचारी को कैसे नौकरी से निकाला जा सकता है। इस कानून के अनुसार एक कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है, उसे केवल तभी नौकरी से निकाला जा सकता है जब उपयुक्त सरकारी कार्यालय या संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति मांगी गई हो और अनुमति दी गई हो। बर्खास्तगी से पहले एक कर्मचारी को वैध कारण दिए जाना चाहिए। स्थायी नौकरी वाले कर्मचारी को केवल सिद्ध कदाचार या कार्यालय से आदतन अनुपस्थिति के लिए नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, यह कानून विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करता है। राज्य और केंद्र सरकारों को काम और स्थान के अनुसार मजदूरी तय करने की शक्ति प्राप्त है। यह वेतन 143 से 1120 रुपये प्रतिदिन के बीच हो सकता है। भारत के राज्यों में यह न्यूनतम मजदूरी अलग अलग हो सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, मनरेगा योजना के तहत अकुशल कार्यों के लिए प्रतिदिन औसत मजदूरी दर में 11% की वृद्धि हुई है और अब ये 182 रुपये से बढ़कर 2020-21 के लिए 202 रुपये हो गई है। एक मनरेगा मजदूर को दादरा और नगर हवेली में 258 रुपये और महाराष्ट्र में 238 रुपये और पश्चिम बंगाल में 204 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। मातृत्व लाभ एक्ट 1961, यह अधिनियम गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, यानी काम से अनुपस्थिति होने के बावजूद पूरी सैलरी का भुगतान। इस अधिनियम के अनुसार महिला श्रमिक मातृत्व अवकाश के अधिकतम 12 सप्ताह मतलब 84 दिन की हकदार है। ये कानून उन सभी संगठित और गैर संगठित सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में लागू होगा जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसलिए यह कानून गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिला श्रमिकों की नौकरी की रक्षा करता है। इस अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया था। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न एक्ट 2013, ये एक्ट कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाता है। ये एक्ट 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ था। अब यहाँ आपको बताना जरूरी है कि इस कानून की हद में क्या क्रियाएं आती हैं। तो यौन उत्पीड़न के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं: पोर्नोग्राफी देखना, यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना, यौन संबंधी टिप्पणी, अनचाहा शारीरिक संपर्क करना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक क्रिया या गैर मौखिक व्यवहार, अभद्र टिप्पणी। यह कानून सभी सार्वजनिक या निजी और संगठित या असंगठित क्षेत्र के ऑफिस में लागू किया जाना चाहिए जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं। यह कानून सभी महिलाओं, उम्र की महिला कर्मचारियों और उनके रोजगार की स्थिति से इतर की सुरक्षा करता है। अधिकांश भारतीय नियोक्ताओं ने इस कानून को लागू नहीं किया है, जिनमें कुछ भारतीय और कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। तो ये थे भारत में कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानून जो रोजगार की सुरक्षा के लिए बनाए गए। इसके अलावा ये कानून काम करने की अच्छी स्थितियां, निश्चित काम के घंटे, उचित भुगतान, बोनस और मातृत्व लाभ जैसे सभी सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं। अब बात कर लेते हैं मौजूदा परिवेश की, जहां कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के तमाम देशों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। भारत में भी पिछले करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं और पूरी दुनिया की तरह देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है। इससे उबरने और उद्योगों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अब तक 6 राज्य अपने लेबर कानूनों में कई बड़े बदलाव कर चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और राज्य भी अपने यहाँ ऐसे बदलावों की घोषणा कर सकते हैं।
श्रम कानूनों में बदलाव की शुरुआत 5 मई को मध्य प्रदेश से हुई थी। इसके बाद 7 मई को उत्तर प्रदेश और गुजरात ने भी लगभग 3 साल 1000 दिनों के लिए श्रम कानूनों में बदलावों की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा ने भी अपने यहाँ नए उद्योगों को आकर्षित करने और ठप पड़ चुके उद्योगों को गति देने के लिए यूपी, एमपी और गुजरात की तर्ज पर लेबर कानूनों में संशोधन की घोषणा की है। बिहार समेत कुछ और राज्यों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लेबर कानूनों में बदलाव पर विचार शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि बिहार समेत कुछ अन्य राज्य भी जल्द ही ऐसे बदलावों की घोषणा कर सकते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक कर उद्योग धंधों को दोबारा एहतियात के साथ शुरू कराने को लेकर चर्चा की थी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि भारत के पास ये अच्छा मौका है कि वे चीन से पलायन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करें। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात ने अपने लेबर कानूनों में बदलावों की घोषणा की। यूपी, एमपी और गुजरात ने लगभग 3 साल के लिए उद्योगों को न केवल लेबर कानून से छूट दी, बल्कि उनके रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन और ज़्यादा सरल कर दिया। इसी तर्ज पर अन्य राज्य भी लेबर कानूनों में बदलाव कर रहे हैं। नए उद्योगों को अभी लेबर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीकरण कराने और लाइसेंस प्राप्त करने में 30 दिन का वक्त लगता था। अब ये प्रक्रिया 1 दिन में पूरी होगी। इसके साथ ही उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 महीने तक शिफ्ट में परिवर्तन करने, श्रमिक यूनियनों को मान्यता देने की अनिवार्यता खत्म करने जैसी कई छूट दी गई है। इन घोषणाओं से एक तरफ उद्योग जगत राहत महसूस कर रहा है, तो वहीं श्रमिक संगठन आशंका जता रहे हैं कि इससे कर्मचारियों का शोषण। जब बात बदलावों की हो रही है तो उनसे जुड़े फायदे और नुकसान की भी बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले फायदों से। उद्योग धंधे बंद होने से नौकरियां खतरे में हैं और वेतन कटौती का सिलसिला शुरू हो चुका है। उद्योग शुरू होने से स्थिति सुधरेगी। राज्य अगर चीन से पलायन करने वाली या अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने में सफल होते हैं तो ये अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों के लिए लाभकारी होगा। प्रतिमाह 15,000 रुपये या कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती नहीं की जा सकेगी। पंजीकरण व लाइसेंसिंग प्रक्रिया तेज होने से उद्योगों के लिए अब कार्य विस्तार करना आसान होगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। काम के घंटे बढ़ाकर लॉकडाउन में कम लेबर से भी काम किया जा सकेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रहेगी। अब श्रमिकों से 12 घंटे तक की शिफ्ट कराई जा सकेगी, लेकिन 8 घंटे के बाद किए गए हर घंटे के कार्य के लिए ओवरटाइम देना होगा। इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी और मंदी से बचने में ये सारे बदलाव काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। श्रमिकों के शोषण जैसी आशंका पर विशेषज्ञ कहते हैं कि इस वक्त जब बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है या लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उद्योगों को भी श्रमिकों की ज़रूरत है। उद्योग शुरू होने से सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा, जो कोरोना की जंग लड़ने में सबसे अहम है। जब बात फायदों की हो रही है तो क्यों ना दूसरे पहलू मतलब खतरों की बात कर ली जाए। तो आपके लिए संभावित खतरे कुछ इस तरह हैं। श्रमिक संगठनों को आशंका है कि उद्योगों को जांच और निरीक्षण से मुक्ति देने से कर्मचारियों का शोषण बढ़ जाएगा। शिफ्ट व कार्य अवधि में बदलाव की मंजूरी मिलने से हो सकता है कि लोगों को बिना साप्ताहिक अवकाश के प्रतिदिन ज़्यादा घंटे काम करना पड़े। हालांकि इसके लिए ओवरटाइम का प्रोविज़न रखा गया है। श्रमिक यूनियनों को मान्यता न मिलने से कर्मचारियों के अधिकारों की आवाज़ कमज़ोर पड़ सकती है। उद्योग धंधों को ज़्यादा देर खोलने से वहां श्रमिकों को डबल शिफ्ट करनी पड़ सकती है। हालांकि इसके लिए भी ओवरटाइम का प्रावधान किया जा चुका है। पहले प्रावधान था कि जिन उद्योगों में 100 या ज़्यादा मजदूर हैं उसे बंद करने से पहले श्रमिकों का पक्ष सुनना होगा और अनुमति लेनी होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। श्रमिक संगठनों को आशंका है कि मजदूरों के काम करने की परिस्थिति और उनकी सुविधाओं पर निगरानी खत्म हो जाएगी। आशंका ये भी है कि व्यवस्था जल्द पटरी पर नहीं लौटी तो उद्योगों में बड़े पैमाने पर छंटनी और वेतन कटौती शुरू हो सकती है। ग्रेच्युटी से बचने के लिए उद्योग ठेके पर श्रमिकों की हायरिंग बढ़ा सकते हैं। बदलावों और उसके प्रभाव पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि कानून में संशोधन के बाद के संभावित खतरों से कहीं ज़्यादा खतरा श्रमिकों के लिए उद्योग शुरू ना होने पर है।
संशोधन के बाद जो संभावित खतरे हैं उनमें से कई की शुरुआत लॉकडाउन के दौरान कानून बदले जाने से पहले ही हो चुकी है। उम्मीद है कि संशोधन के बाद स्थिति में कुछ सुधार आएगा। गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा की सरकार ने भी 1948 के कारखानों अधिनियम के तहत श्रम कानूनों में ढील दी है। इन राज्यों ने कारखानों में कार्य करने का समय 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। सप्ताह में 72 घंटे के ओवरटाइम को मंजूरी मिल गई है। इन राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से 3 महीने तक श्रम कानूनों में ढील देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ BMS ने भी श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव को लेकर अपना विरोध जताया है। मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने कहा है कि भारत में वैसे ही श्रम कानूनों का पालन कड़ाई से नहीं होता है और जो हैं उन्हें भी निलंबित या खत्म किया जा रहा है। हम इसे सिरे से अस्वीकार करते हैं। देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और नौकरियां आ नहीं रही, वहीं लोगों से दबाव बनाकर इस्तीफा लिया जा रहा है। मजदूर संघ राज्य सरकारों के इस कदम का समर्थन नहीं करता और इसके विरोध के लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं। NVR 24 में खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहें। NVR 24, सत्य भी तथ्य भी। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार। कुछ तो करो सरकार।